महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दो मोर्चों पर उबल रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे के बड़े दावे और उसके बाद गठबंधन महायुति के अंदर मचा भूचाल, और दूसरी तरफ इसी तूफान के बीच रातों रात हुई एक अहम बैठक जिसने महायुति को टूट से बचाने का दावा किया है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आरोप बनाम जवाब, गठबंधन के अंदरूनी तकरार और फिर एक बंद कमरे में हुई राजनीति की रीपैकेजिंग। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं इस राजनीतिक डबल डेवलपमेंट की पूरी रिपोर्ट की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार की सुबह अचानक एक बड़ा दावा सामने आया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे खेमे के 22 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। ये वक्त वही था जब विपक्ष नेता की नियुक्ति को लेकर पहले ही गठबंधन में तकरार तेज थी और फिर आदित्य का बयान सीधे सत्ता की स्थिरता पर सवाल बनकर गिरा। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 22 विधायकों को महीनों से भारी फंडिंग मिली है। वे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार को विपक्ष नहीं, अपने ही लोगों का डर सता रहा है। ऐसे में दर्शकों, आदित्य के इस दावे ने तीर की तरह असर किया और जवाब में शिंदे गुट हथियारों के साथ मैदान में उतरा। मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा है कि पहले अपने ही 20 विधायक बचा लो। वही नीलेश राणे बोले, क्या आदित्य ने ज्योतिष का धंधा शुरू कर दिया है? इस जवाबी बवाल ने महायुति की नींव में पहले से मौजूद दरार को और साफ कर दिया। और इसके बाद फिर इस लड़ाई में आए सीएम देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने आदित्य के आरोपों को बेबुनियाद और सिर्फ बोलने भर का खेल बताया। फडणवीस ने कहा है कि कह देने से कुछ नहीं होता, हम भी कह दे तो कह सकते हैं कि उनके 20 विधायक हमारे साथ आने को तैयार है। हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए? वे हमारे साथी है, असली शिवसेना वही है, ऐसा भी फडणवीस ने कहा है। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके कुछ ही घंटे बाद राजनीति ने दूसरी दिशा पकड़ ली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव करीब और महायुति के भीतर अनबन इतनी गहरी कि चर्चा होने लगी, क्या बीजेपी और शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? यानी एक तरफ टूट का डर, दूसरी तरफ आदित्य के आरोप और ऊपर से शिंदे की नाराजगी। इन सब ने राजनीतिक तापमान 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। बता दें कि सोमवार की देर रात नागपुर में हुआ एक बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन, एक बंद कमरे में लगभग 1.5 घंटे की बैठक जिसमें शामिल थे सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चौहान। सूत्रों के मुताबिक यही बैठक महायुति के रिश्तों में फिर से गर्माहट लेकर आई है। चर्चा गहन थी, माहौल तनाव भरा, लेकिन नतीजा आया। मुंबई, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र की महापालिकाओं के चुनाव महायुति एक साथ लड़ेगी। दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच सीटों और रणनीति पर बातचीत अब अगले 2-3 दिनों में शुरू होगी। यानी टूट की अटकलों पर फिलहाल ब्रेक लगा है। बता दें कि इस बैठक में एक बड़ा फैसला और हुआ कि न तो बीजेपी और न ही शिवसेना एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में एंट्री देंगे। यानी पोचिंग बंद, जो शिंदे की प्रमुख नाराजगी थी। इसके अलावा शिंदे मंत्रियों की शिकायत भी सुनी गई कि उनके फैसले बिना बताए कैंसिल कर दिए जाते हैं। इस पर भी सहमति बनी कि आगे ऐसा नहीं होगा। ये बात साफ है, यह बैठक राजनीतिक फायर ब्रिगेड की तरह थी जिसने दोनों तरफ की आग को काबू कर लिया। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ आदित्य ठाकरे के आरोपों ने राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, तो दूसरी तरफ उसी दिन देर रात हुई बैठक ने महायुति को टूटने से बचाने का दावा किया है। राज्य की राजनीति आज दो तस्वीरों में बटी दिखी, एक में आरोपों की बारिश और दूसरी में गठबंधन बचाने की कोशिश। लेकिन राजनीतिक मौसम में अगला तूफान कब आएगा, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक बयानबाजी और देर रात की जुगलबंदी। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर कदम, हर दावा और हर मुलाकात का वजन कई गुना बढ़ जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की राजनीति में आरजेडी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। लालू यादव के बेहद करीबी और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस और राहुल गांधी पर चिराग पासवान ने भी कड़ा हमला बोला है। तो दर्शकों, आइए पूरा मामला समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक और बड़ा झटका लगा है। लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके और कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे में गिने जाने वाले विजय कृष्ण ने बुधवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका इस्तीफा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि उनके इस्तीफा पत्र में किसी तरह का आरोप नहीं है। लालू प्रसाद यादव को भेजे गए पत्र में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मैंने दलगत राजनीति और सक्रिय राजनीति से अलग रहने का निर्णय लिया है।
इसलिए आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ, कृपया स्वीकार करें। पत्र में तारीख भी नहीं है, लेकिन संदेश साफ है, विजय कृष्ण अब राजनीति से दूर होना चाहते हैं। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि विजय कृष्ण कोई साधारण नेता नहीं है। लालू और नीतीश दोनों की तरह वो भी जेपी आंदोलन से निकले हुए तेज तर्रार नेता है। अथमल गोला के कल्याणपुर गांव से निकलकर उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। नीतीश कुमार से उनकी राजनीतिक टक्कर भी इतिहास का हिस्सा है। 1999 में नीतीश ने उन्हें हराया था, पर 2004 में उन्हीं नीतीश को हार का स्वाद विजय कृष्ण ने चखाया। ये वही चुनाव था जब नीतीश ने 2 सीटों से किस्मत आजमाई थी। नालंदा जीते, लेकिन बाढ़ से विजय कृष्ण भारी पड़े थे। बता दें कि 2009 में एक मर्डर केस में वे बेटे समेत फंस गए थे। 2013 में अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी थी और करीब 10 साल जेल में बिताने पड़े। 2022 में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वे फिर आरजेडी से जुड़े, लेकिन अब अचानक राजनीति से दूरी बनाकर बाहर निकल जाना बिहार की राजनीति में बड़े संकेत छोड़ रहा है। तो वही दर्शकों, इधर दिल्ली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर तीखे तीर चलाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, लेकिन असल में चोरी वोट की नहीं, उनके जनाधार की हुई है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी समझ ले, अब जनता ने उन्हें नकार दिया है। चुनाव दर चुनाव हार, जनाधार खत्म और अब संवैधानिक संस्थाओं तक पर भरोसा नहीं बचा है। ये खुद को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, चिराग पासवान यही नहीं रुके, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी उन्होंने खड़े सवाल कर दिए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सदन में बहस के वक्त गैर हाजिर रहते हैं और जब देश बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा हो तब उनका बाहर होना यह दिखाता है कि वे अपनी भूमिका के प्रति कितने गंभीर है। सत्र चल रहा हो और विपक्ष का नेता विदेश में हो, ये बताता है कि जिम्मेदारी कितनी निभाई जा रही है। पहले के एलओपी पूरा समय सदन को दिया करते थे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बिहार में चुनावी हार से टूटी आरजेडी, ऊपर से लालू के सबसे पुराने साथियों में से एक का जाना, दूसरी तरफ कांग्रेस पर बढ़ते हमले, ये सब मिलकर संकेत दे रहा है कि आने वाला राजनीतिक परिदृश्य और भी दिलचस्प होने वाला है। विजय कृष्ण का इस्तीफा आरजेडी के लिए सिर्फ एक नुकसान नहीं, बल्कि उस पुराने समाजवादी दौर के एक और अध्याय के बंद होने जैसा है। तो दर्शकों, बिहार की सियासत में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है और दिल्ली में कांग्रेस पर हमले तेज हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर दिखेगा? हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस, लेकिन बहस से ज़्यादा गर्मी पैदा हुई सवालों से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सदन में 3 बड़े सवाल उठाए और सत्ता पक्ष ने इसका कड़ा जवाब भी दिया। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे फर्जी नैरेटिव बनाम सच्चाई की लड़ाई करार दिया है। तो दर्शकों, चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट की ओर। बता दें कि लोकसभा का सर्द मौसम, लेकिन सदन का माहौल तपता हुआ। चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान आज राहुल गांधी पूरे तेवर में नजर आए थे। कुर्ता पायजामा पहनकर आए राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक करारे सवाल दागे और फिर शुरू हुआ सदन में हंगामे का दौर। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 बड़े सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिन पर विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र की संवेदनशीलता निर्भर करती है। राहुल ने पूछा है कि सीजीआई को चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर क्यों किया गया, आखिर किस दबाव में ये बदलाव किया गया। तो वही दूसरा सवाल उनका ये था कि दिसंबर 2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्तों को विशेष इम्यूनिटी देने और सीसीटीवी से जुड़े नियम बदलने का फैसला क्यों लिया, इस इम्यूनिटी की जरूरत पड़ी क्यों। और राहुल गांधी ने तीसरा सवाल ये उठाया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का कानून क्यों बनाया गया, पारदर्शिता किससे डर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव गड़बड़ियों का उदाहरण देते हुए पूछा, एक ब्राजील की मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे आ गई। उन्होंने ये भी कहा है कि देश एक फैब्रिक है, अगर वोट नहीं बचा तो लोकतंत्र की पूरी बुनावट टूट जाएगी। दर्शकों, राहुल गांधी द्वारा उठाए इन 3 सवालों के बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ। राहुल का भाषण आगे बढ़ता, बीजेपी सांसद लगातार नारे लगा रहे थे कि वोट चोरी बंद करो,
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को विषय पर रहने की नसीहत दे दी। हंगामा इतना बड़ा कि राहुल की हर लाइन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए। बीजेपी की ओर से संजय जायसवाल ने तीखा वार किया, तो वहीं उधर सदन के बाहर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया। उन्होंने बिहार की ताजा चुनावी हार का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी अगली बार बिहार आएंगे तो कांग्रेस के सारे विधायक एक ही बोलेरो में समा जाएंगे। अब कांग्रेस की यही हैसियत बची है। जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर यानी स्पेशल इंटीग्रेटेड रोल को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि 1947 में पहली वोट चोरी हुई थी जब सरदार पटेल की जगह नेहरू प्रधानमंत्री बने। आज विपक्ष एसआईआर पर सवाल कर रहा है जबकि देश इसे पारदर्शिता का कदम मान रहा है। तो वही दर्शकों, सियासी गर्मी बढ़ाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर पर कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव गढ़ा, एक भी वोटर ने शिकायत नहीं की। असल में चिंता कांग्रेस को कम टीएमसी को ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट हटेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, लोकसभा की बहस और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों ने साफ कर दिया है कि चुनाव सुधारों की लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि चुनावी संदेश की जंग भी है। राहुल गांधी के सवाल जहां ईवीएम, पारदर्शिता और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर केंद्रित थे, वही बीजेपी इन सवालों को भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। 2026 के चुनावी मौसम से ठीक पहले संसद का ये टकराव फिर उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि आने वाले महीनों में वोटर लिस्ट और पारदर्शिता ही सियासत के सबसे बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। ऐसे में संसद से सड़क तक चुनाव सुधारों पर राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठाकर जवाब मांग रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रम की राजनीति करार दे रहा है। अब ये बहस किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला देश देख रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में गुरुवार को ऐसा सियासी टकराव देखने को मिला जिसने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने आ गए। मुद्दा था चुनाव सुधार और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। लेकिन बहस राजनीति की सबसे तीखी आवाजों में बदल गई। क्या कहा दोनों नेताओं ने और क्यों एसआईआर पर इतना घमासान, आइए दर्शकों जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बता दें कि लोकसभा में गुरुवार का दिन और सदन का माहौल तूफानी। चुनाव सुधार पर बोलने खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहस सीधे शाह बनाम राहुल गांधी की सियासी जंग में बदल गई। अमित शाह ने कहा है कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी। विपक्ष कहता है मतदाता सूची सही नहीं है, पुरानी हो या नहीं आपका हारना तय है। ऐसे में दर्शकों, शाह के इस बयान पर विपक्ष की सीटों पर हरकत बढ़ गई और जब उन्होंने आरोप लगाया कि जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग महान, हारते ही आयोग बीजेपी का हो जाता है, तो राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए सीधा पलटवार कर दिया। सदन का माहौल अचानक तीखा हो गया। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा का उदाहरण दिया, कई और उदाहरण है। आप आइए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस कीजिए। आई चैलेंज यू, लेट अस डिबेट ऑन माई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दर्शकों, राहुल गांधी की चुनौती के बाद सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा हुआ और फिर अमित शाह ने तीखा पलटवार करते हुए जवाब दे दिया। अमित शाह ने तीखे अंदाज में कहा है कि मेरे बोलने का क्रम वो तय नहीं कर सकते। ये डरा हुआ, घबराया हुआ रिस्पॉन्स नहीं, ये संसद है। ऐसे में दर्शकों, बहस बढ़ी, स्वर तेज हुए, लेकिन गृह मंत्री ने अपना भाषण जारी रखा और मुद्दा पहुंचा सीधे वोट चोरी, मतदाता सूची और एसआईआर तक। शाह ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि इतिहास इसका गवाही देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले वोट चोरी नेहरू ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले थे और नेहरू को सिर्फ 2। और दूसरी बात ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा श्रीमती गांधी ने सही तरीके से चुनाव नहीं जीता। ऐसे में इतिहास के पन्नों का जिक्र होते ही सदन में नाराजगी और शोरगुल बढ़ा, लेकिन अमित शाह ने डटे रहते हुए एसआईआर पर तर्क रखे और बताया कि यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है। तो वही दर्शकों, अमित शाह ने आगे बात कहते हुए ये भी कहा है कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, विदेशी नागरिकों के नाम पाए जाते हैं तो डिलीट किए जाते हैं। 18 साल के युवाओं के नए नाम जोड़े जाते हैं। एक नागरिक का नाम 2 जगह न हो, इसका प्रावधान है। ऐसे में गृह मंत्री का कहना था कि विपक्ष इस प्रक्रिया पर एक तरफा झूठ फैला रहा है।
उन्होंने ये भी बात जोड़ी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, एसआईआर पर चर्चा सदन में नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग का काम है। तो वही दर्शकों, उधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के बहाने मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को ही सदन में कहा था कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है और चुनाव चोरी की तैयारी है। लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है, जहां मृतकों के नाम हटाने और डुप्लीकेट वोटरों को चिन्हित करने का काम जारी है। ऐसे में दर्शकों, लोकसभा की बहस से एक बात साफ दिखी कि एसआईआर सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि यह 2025 की राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन गया है। एक तरफ सरकार का दावा चुनाव शुद्ध हो, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप मतदाता सूची में छेड़छाड़। लेकिन इस टकराव में जो सबसे ज्यादा गुंजा वो था अमित शाह और राहुल गांधी का सीधा सीधा आमना सामना। चुनाव सुधार हो या एसआईआर, सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं राजनीतिक भी है। लोकसभा की यह बहस बताती है कि आने वाले महीनों में मतदाता सूची, चुनाव आयोग और राजनीतिक भरोसे को लेकर बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श तैयार हो रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत और तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग, बेरोजगारी से लेकर डबल इंजन सरकार की नाकामी तक। कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में तेजस्वी ने कहा, एनडीए जीत गई लेकिन लोकतंत्र हार गया। तो दर्शकों, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि बिहार चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नतीजों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जनता चाहती थी बदलाव लेकिन मशीनरी ने सब कुछ बदल दिया। तेजस्वी ने कहा है कि एनडीए की जीत नहीं है, लोकतंत्र हारा है। डबल इंजन की सरकार एक शुगर मिल तक चालू नहीं कर पाई। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग बदलाव चाहते थे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि वोटिंग से पहले योजनाओं के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए बांटे गए और कई जगह चुनाव करीब 1,000 वोट से पलट गए। उन्होंने कहा है कि हमारी हार को बिहार की जनता भी हजम नहीं कर पा रही है। 10-10 हजार रुपए तक बांटे गए, ये सीधी रिश्वत है। कई सीटें 1000 से कम वोटों से हार गए। तेजस्वी ने कहा है कि असली मुद्दा बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक था, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागती रही। उनका दावा है कि शासन में रहते हुए उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, जबकि नई सरकार आते ही पेपर लीक शुरू हो गया। चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी ने सबसे बड़ा वार किया है। कहा है कि शिकायतों पर कान नहीं दिया गया, न ईवीएम की शंकाओं पर सफाई मिली। तेजस्वी ने बताया है कि चुनाव आयोग बेईमानी के मूड में था, हमारी कोई भी शिकायत नहीं सुनी गई। ऐसा लगता है कि चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ऐसे में दर्शकों, तेजस्वी का दावा ये भी रहा है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन नतीजों के बाद अब विपक्ष का तीर सीधे चुनाव प्रक्रिया और सरकार पर चल रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार भी किया है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेंगे? क्या सियासी तकरार असल मुद्दों को पीछे धकेल रही है? इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपने आखिर दिन पहुंचा, लेकिन सदन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब ही रहे। एनडीए ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और तेजस्वी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आरजेडी ने सीधे पलटवार करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं तो क्या, पूरा विपक्ष सदन में मौजूद है। ऐसे में दर्शकों, बिहार के सदन में आखिरी दिन गहमागहमी तीखी रही, कारण तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति। एनडीए ने इस मुद्दे को लपक लिया और जेडीयू विधायक दुलारचंद गोस्वामी ने सीधा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विदेश जाए या बंगाल की खाड़ी, फर्क ही क्या पड़ता है, बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया है। बता दें कि तेजस्वी के यूरोप जाने की चर्चा के बाद अब सियासत गर्म है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तीर चलाया। उन्होंने कहा है कि पिता बीमार है और विपक्ष टूर पर है। लेकिन दर्शकों, आरजेडी ने तीखा पलटवार भी किया है। रणविजय साहू ने कहा है कि सदन में विपक्ष मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेर रहा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या हुआ, महागठबंधन के सारे विधायक मौजूद है, हम एक एक मुद्दे पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वही आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाना नियमों के खिलाफ नहीं,
असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही ये सब शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी सदस्य अपने निजी कार्य के लिए जा सकता है, ये नियम उल्लंघन नहीं है। सरकार असल मुद्दों से बचने के लिए ऐसी बातें उठा रही है। तो वही इधर सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर भी गर्माहट रही। आरजेडी ने खर्च पर सवाल उठाए तो जेडीयू ने साफ कहा है कि बजट बढ़ेगा ही, सरकार अपने संसाधनों से सब संभाल रही है और केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में दर्शकों, तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर आरोप जारी है, लेकिन आरजेडी इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति अब नतीजों की लड़ाई से आगे बढ़कर छवि की लड़ाई बन चुकी है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम के 150 साल, संसद में इतिहास का सम्मान या राजनीति का नया रन। लोकसभा और राज्यसभा में इस राष्ट्रीय गीत पर विशेष बहस, लेकिन चर्चा के बीच एक तीखा राजनीतिक तूफान भी उठा। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर महापाप का आरोप और नेहरू को लेकर सीधा पलटवार। दर्शकों, आपको दिखाएंगे एक तरफ वंदे मातरम की गौरव गाथा और दूसरी तरफ सत्ता विपक्ष की सियासी टकराहट। बता दें कि संसद के इतिहास में सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के नाम रहे हैं। 150 साल पूरे होने पर सदन में विशेष बहस। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की और आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा और स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा बताया। उनका कहना था कि यह वह मंत्र है जिसने देश को लड़ना, उठना और बदलना सिखाया। मोदी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा हमारी सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चर्चा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। हालांकि संसद के इस गौरव क्षण के बीच राजनीति भी पूरे तापमान पर दिखी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को राजनीति की चिंगारी बनाना एक महापाप है। प्रियंका ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार इस चर्चा को रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रही है। वंदे मातरम देश की भावना में बसता है, इसे विवादित करना महापाप है। ये बहस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। तो वही दर्शकों, संसद में बहस सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रही। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि आप भाषण अच्छे देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर है। और फिर बात पहुंची नेहरू मोदी तुलना तक, जहां प्रियंका गांधी ने एक एक कर नेहरू की संस्थाओं की विरासत गिनवाई। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया है कि अगर नेहरू ने इसरो, DRDO, IIT, IIM, एम्स शुरू न किए होते तो आज हम मंगलयान, तेजस या कोरोना संकट से मुकाबला कैसे करते। तो वही दर्शकों, प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा है कि आप 12 साल प्रधानमंत्री रहे और पंडित नेहरू ने आज़ादी के लिए लगभग इतना ही समय जेल में बिताया था। नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए ही चले गए। सदन में उनकी यह टिप्पणी बीजेपी बेंचों पर भारी शोर के बीच दर्ज हुई। ऐसे में वंदे मातरम पर 2 सदनों की बहस एक और ऐतिहासिक गौरव की याद दिलाती है, दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी को भी सामने रखती है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव का पल बता रही है तो वही कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित पहल कह रही है। तो वही दर्शकों, इसी बीच सोमवार को संसद ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कर दिया है। पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 40% की मौजूदा GST बरकरार रहेगी और यह उपकर सिर्फ स्वास्थ्य फंड मजबूत करने के लिए है। सदन में विपक्ष की कई चिंताओं के बावजूद ये विधेयक ध्वनि मत से मंजूर हो गया। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जहां सदन ने इतिहास को सम्मान देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उसी सदन में उठी राजनीति की आवाजें, जहां नेहरू से लेकर बंगाल चुनाव तक हर बात गरमाई गई। ऐसे में क्या वंदे मातरम पर बहस आने वाले चुनाव की रणनीति को बदलेगी या ये राष्ट्रीय गीत के सम्मान का एक ऐतिहासिक क्षण बनकर याद रहेगा? यह सब कुछ इस हफ्ते की संसद तय करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।